हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल महाजन कोचिंग क्लासेस, महाजन फिजिक्स क्लासेस। ओके, चलिए हम लोग अभी हमारे प्लेलिस्ट को फिर से कंटिन्यू करेंगे, जो प्लेलिस्ट हमारी 12th स्टैंडर्ड, 12th बोर्ड और सीईटी के लिए है। ठीक है, इसके लिए इसके प्रीवियस में बहुत सारे प्लेलिस्ट में, जैसे एक प्लेलिस्ट में हम लोग एक एक लेसन को कंप्लीट कर रहे हैं अलॉन्ग विद द थियरी, कंसेप्चुअल पार्ट एंड देयर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट प्लेलिस्ट को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं and that playlist is nothing but structure of atom, molecules and nuclei। तो थ्योरी होगी हमारी, प्लेलिस्ट होगी हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर। इसमें सारे के सारे आपको, इसमें सारे के सारे जो बोर्ड्स में और सीईटी में कवर्ड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे टॉपिक्स का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद दिस कंसेप्ट एंड डेरिवेशन, और फिर उसके बाद में उसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइमिंग। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्लेलिस्ट इज फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर। चलिए इसके बारे में देखते हैं विदाउट गोइंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जंप करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें या कुछ इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या कहती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर की? 1808 की बात है, दैट इज 1808 में सबसे पहले साइंटिस्ट हुआ था जिसका नाम था डेल्टन। डेल्टन ने कुछ एटम के बारे में डिस्कस करके बताया हुआ था, और वो जो एटम के बारे में डिस्कस करके बताया हुआ था, इट इज़ नॉट इनफ थियरी या इनफ एक्सप्लेनेशन कि जिसके वजह से सारी की सारी चीज़ें हम लोग प्रॉपर तरीके से उसको बोल पाए। उसके बाद में एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था जे थॉमसन। ठीक है, सो इन 19th सेंचुरी की जो केमिकल्स एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल एलिमेंट्स में देखा गया कि बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स में देखा गया कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। देयर इज नो डाउट कि इसमें कोई डाउट नहीं था कि मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स में एटम्स होते हैं। देयर इज नो डाउट, एनी डाउट कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, इसमें कोई डाउट नहीं था। फिर उसके बाद में जो जे थॉमसन है, जे थॉमसन ने बताया कि एटम में सबसे पहले एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल होता है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सबसे पहले जे थॉमसन ने यही बताया। ठीक है, जे थॉमसन ने क्या बताया कि जे थॉमसन साइंटिस्ट जो नाम थे, जिसका नाम था जे थॉमसन, तो जे थॉमसन ने सबसे पहले बताया कि एटम में एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, फंडामेंटल एक पार्टिकल होता है, एंड दैट फंडामेंटल पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड दैट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फिर उसके बाद में उसको इलेक्ट्रॉन करके नाम दिया गया। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ऐसे, मतलब एक कोई आपके पास में एक स्फीयर होगा या स्फेरिकल शेप ऐसे कुछ होगा जिसको एटम के नाम से बोला गया, और फिर ये एटम में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, ऐसा इसने बताया। ठीक है, फिर ये नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल होता है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को बैलेंस करने के लिए या अदरवाइज इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसका चीज ऑब्टेन करने के लिए, स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए फिर बोला गया कि अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा ही। देयर इज अजम्पशन, अगेन देयर इज अजम्पशन फॉर व्हाट, कि अगर आप बोल रहे हो कि भैया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज उसको बैलेंस करने के लिए, उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बताने के लिए, है ना, तो एक कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बोल रहे हो कि भैया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो होना ही चाहिए, है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तभी तो ये बैलेंस हो पाएगा, अदरवाइज बैलेंस कैसे होगा? ठीक है, इट मींस दैट कि इसका फोर्स और इसका फोर्स, दोनों फोर्स कैंसल आउट होकर के, या रिपल्सिव फोर्स, सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स होकर के देयर इज बैलेंसिंग कंडीशन फॉर दिस एटम। तो एटम आपको बैलेंस तो तभी नजर आएगा कि जिस समय जितना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट होगा। तो ये किसने बताया कि भैया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इन दोनों एक ही स्फीयर के अंदर होते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट भी बताया गया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और उसके बाद में भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको प्रूव भी किया हुआ है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता ही है। ठीक
ठीक है, फिर उसके बाद में अगर वो एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, रेडिएट कर लेता है, देन अगेन देयर इज एक्साइटमेंट स्टेट ऑफ द एटम या अदरवाइज अनएक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम. So if there is a maximum energy, so it is excited state of the atom, and when there is a minimum amount of energy, so it is called as unexcited state of the atom. So clear? तो इसके बाद में ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी गई. फिर उसके बाद में जो भी हुआ कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, फिर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. फिर अगेन जे थॉमसन ने एक रेशियो कैलकुलेट किया जिसका नाम था E डिवाइडेड बाय M, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास. इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास, ये इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, इसका कैलकुलेशन कर दिया. ठीक है, फिर इसके बाद में एक जो साइंटिस्ट है जिसका नाम था मिलिकन, है ना, मिलिकन, दिस इज अ साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट था. अब ये साइंटिस्ट ने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, उस निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम दिया इलेक्ट्रॉन, इसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन. और जो अभी हम लोग जो वैल्यू पढ़ते हैं दैट इज 1.6, है ना, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. क्लियर? तो 1.6 दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये होता है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. सो दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय द साइंटिस्ट एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज मिलिकन. एंड दिस मिलिकन इज आल्सो विनर ऑफ नोबेल प्राइज. नोबेल प्राइज विनर भी है मिलिकन, है ना, जो नोबेल प्राइज इन 1927 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था. ये नोबेल प्राइज इनको मिला था कि इन्होंने किया फोटोन पे जो भी एनर्जी होती है वो दैट इज ये एक्चुअली डिस्कवर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन डिटेल. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत अच्छे से डिस्कवर करने के बाद में जो मिलिकन साइंटिस्ट थे उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया 1927 में. ठीक है, तो उसके पहले मिलिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन कर दिया, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. ये वैल्यूज इन्होंने कैलकुलेट करके बताई. ठीक है, फिर हम लोग फिर से अपने जे थॉमसन की तरफ आ जाते हैं. जे थॉमसन ने फिर से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर दिया. ठीक है, ही कैलकुलेट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड जे थॉमसन कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. And he calculated that mass of electron is 2000 times 1 by 2000 of mass of atom. And this is ये जो actually जो ये डिस्कवर कर दिया, this is mass of, ये मास था, किसका मास था, ये मास था mass of electron. This is mass of electron. Yeah, otherwise we can say that mass of negatively charged particle. So this is mass of electron, yeah, negative mass of negatively charged particle. This is 1 by 2000 of mass of atom. अब बड़ा ऑब्वियस, इतना छोटा इसका इलेक्ट्रॉन का मास होता है या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मास होता है, तो बाकी का जो सराउंडिंग स्पेस है, मतलब बाकी का जो स्पेस एक्वायर्ड है, so it is, but obviously it is acquired by this positively charged particle. अब इतना सा मास इलेक्ट्रॉन का होता है, तो बट ऑब्वियस रेस्ट ऑफ द मास ऑफ दिस स्फीयर या अदरवाइज दिस इज ये जो हम लोग एटम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये एटम का रेस्ट मास, मतलब रेस्ट रिमेनिंग मास, द रिमेनिंग मास इज, बट ऑब्वियस इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. वो रिमेनिंग मास में कौन कौन होंगे, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. क्लियर? सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ जे थॉमसन. ठीक है, अब जे थॉमसन के बाद में फिर से जे थॉमसन की एक थ्योरी बनी जिसका नाम था प्लम पडिंग थ्योरी, है ना. सो जे थॉमसन, फिर इसके बारे में नेक्स्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. जे थॉमसन प्लम पडिंग थ्योरी, है ना, प्लम पडिंग थ्योरी ऑफ एटम, इसको ऐसे भी बोलते हैं. सो अगेन इट इज जे थॉमसन प्लम पडिंग, जे थॉमसन प्लम पडिंग थ्योरी जो एटम के बारे में बता रही थी. सो इट इज जे थॉमसन प्लम पडिंग थ्योरी. सो अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन प्लम पडिंग थ्योरी के हिसाब से क्या डिस्कवर किया गया. प्लम पडिंग थ्योरी में बताया गया कि जो आपका एटम होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन या अदरवाइज एक हेवी स्फीयर का एक पार्टिकल होगा, और दैट पार्टिकल इज नथिंग बट दैट इज इलेक्ट्रॉन, या अदरवाइज उसका जो साइज होगा, सो दैट साइज इज इन द फॉर्म ऑफ 10 to the power minus 10 meter. It is consist of heavy sphere and the diameter of this atom is nothing but 10 to the power minus 10 meter.
उसका डायमीटर कितना होगा, इट मींस दैट इट कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर एंड दिस डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज नथिंग बट 10 to the power minus 10 मीटर एंड इट हैज अ हेवी स्फीयर। ठीक है, ये हेवी स्फीयर की तरह होगा और उसका डायमीटर होगा 10 to the power minus 10। क्लियर, सबसे पहले तो ये बताया। फिर इसके बाद में उन्होंने बताया कि भी जितना भी यहाँ पे जितने भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अकॉर्डिंग टू द जे प्लम पडिंग थ्योरी, तो जो ये अगर मान के चलो ये हमारा एक एटम है ना, तो इनने क्या बताया, यहाँ पे सारे के सारे निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द स्फीयर। दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऐसे चलते रहेगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, and there is alternate positive and negative charges are uniformly distributed throughout the sphere। स्फीयर के अंदर पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसका, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का। ये जे प्लम पडिंग थ्योरी में हम लोग प्लम पडिंग थ्योरी में बताया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में बताया गया कि भैया अगर ये तो चलो डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बट उन्होंने बताया कि अगर कोई नेगेटिव एक सिंगल अगर इलेक्ट्रॉन होता है ना, इफ देयर इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एटम, तो वो इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस में होगा, वो इलेक्ट्रॉन उसके सेंटर में होगा। ऐसा जे थॉमसन प्लम पडिंग थ्योरी में बताया गया कि भैया जो इलेक्ट्रॉन होगा, इफ देयर इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन या एक सिंगल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर है, तो वो सिंगल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा कहां पे, वो होगा उसके सेंटर पे। ठीक है, एक्चुअली दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। फिर उसके बाद में ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके अभी हम लोग न्यू जनरेशन में अभी उसको पूरा का पूरा सही पढ़ रहे हैं, बट इन प्रीवियस में है ना, जब पहले किसी को कुछ पता ही नहीं था तो जे थॉमसन ने थ्योरी बनाई थी। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इफ देयर इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दिस एटम जस्ट लाइक अ हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे ही अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दैट इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इट इज अगेन इट इज क्लाउडेड विथ, या अदरवाइज ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। क्लियर, ये कुछ ऐसी चीजें, ये पहला असम्पशन हमने बताया कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो। ठीक है, फिर उसने बताया कि अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो, है ना, इफ देयर इज अ टू इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एटम, अगर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एटम में तो वो इलेक्ट्रॉन होंगे कहां पर, है ना, देयर इज अ टू इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन दिस एटम, अगर एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कंसेप्ट क्या होगा, कंसेप्ट होगा कि भैया पॉजिटिव चार्ज आपके सेंटर पे होगा, है ना, और इसकी जो रेडियस होगी, है ना, इसकी जो रेडियस होगी दैट इज रेडियस, और यहां से इसकी जो भी रेडियस होगी, सो दिस इज आर अगेन। तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे या इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इफ देयर इज टू इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन दिस एटम जस्ट लाइक अ हीलियम, है ना, हीलियम की तरह अगर दो इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन इसके रेडियस के बीच में प्रेजेंट रहेंगे। दैट मींस दिस इज प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड इट इज एग्जैक्टली अपोजिट साइड, है ना, ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट साइड में होंगे, किसके, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के दोनों एग्जैक्टली अपोजिट साइड्स में देयर आर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंटेड। क्लियर, सो अगेन इस ढंग से अगर आप नहीं लेते हो तो आप उसको दूसरे ढंग से ले सकते हो कि भैया जितनी रेडियस होगी उसके रेडियस के बीच में होगा। तो यहाँ पे मान के चलते कि अगर ये डिस्टेंस मेरा r/2 है ना, इफ देयर इज where r is the radius of the sphere, so it has the electron, so again it has the electron, इसके exactly opposite direction में again this is a distance and this distance is nothing but your r/2। clear, so ये चीज again there is a distance of r/2 and according to the J.J. Thomson plum pudding model, so if the two electrons are present in this atom, so that electrons is presented at this distance of r/2 and the exactly opposite sides of this positively charged particle। क्लियर, तो एक बात होगी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो, अभी हम लोग ने बात की अगर टू इलेक्ट्रॉन्स है तो, है ना। अब बात करते हैं कि अगर तीन इलेक्ट्रॉन है तो, है कि फिर से जे थॉमसन ने बताया कि इफ देयर इज अ 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस एटम, अगर फिर से 3 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उसका सेंटर में रहेगा, है ना, एंड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसके सरकमफ्रेंस पे रहेंगे। इफ एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन, clear, and this is also electron, this is also electron, so this electron negatively charged particle, so this negatively charged particle again ये कुछ ऐसे डिस्टेंसेस पे होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल पे।
So it means that it will locate at the corner of equilateral triangle. कॉर्नर पे इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे दिस इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड इफ द 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एटम. ठीक है, अगर एक एटम में 3 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट हो जाते हैं, सो इट मींस दैट सो दिस 3 इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंटेड एट दिस कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज जो होगी वो साइड्स होगी एक कॉर्ड की तरह होगी, और जो भी होगा इसका जो दिस location of this electron is on the corner of equilateral triangle, and this corner of equilateral triangle is located on the circumference of this sphere, circumference of atom. Clear? And that's how this process is continuous. क्लियर? तो इस तरीके से जे थॉमसन की प्लम पडिंग थ्योरी कहती है. तो प्लम पडिंग थ्योरी कहती है कि अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसके सेंटर में रहेगा. सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि इट इज अ हेवी स्फीयर एंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 10⁻⁻10 मीटर. देन उसके बाद में उन्होंने बताया कि अगर देयर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड इफ देयर इज अ सिंगल electron या single negatively charged particle is present in this atom just like a hydrogen, so that electron या negatively charged particle is present at the center of this atom. Then if there is a 2 electrons are present in this atom, if there is 2 electron present in the atom just like a helium, तो helium अगर है तो फिर उसके बाद में अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा हुआ था, it is present at the equidistance, equal distance पे होंगे, and that equal distance is nothing but r/2, where r is the radius of the sphere and it is at the, exactly at the opposite sides of the positively charged particle. Clear? And next and if there is a 3 particle is present in this atom, if there is a 3 negatively charged particle is present at this atom, so it is located at the corner of equilateral triangle. Clear? और जो equilateral triangle के corners होंगे, so that corners is on the circumference of this atom. Clear? So this is about the J.J. Thomson plum pudding model, and this is basic introduction for this structure of atom molecules and nuclei. उसके बाद में बहुत सारी थ्योरी बनी, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारी थ्योरी बनी. फिर उसके बाद में एक लास्ट जो एक थ्योरी हम लोग जो अभी भी पढ़ते हैं जिसको कहते हैं हम लोग बोर्स एटॉमिक थ्योरी. क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग चालू करेंगे इसके सामने वाला टॉपिक. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड वी आर कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक. ये हमारा पहला वीडियो हो गया, फिर उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू पे चलेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच.